हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सबका आज के इस प्यारे सेशन में, बहुत ही प्यारे टॉपिक में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। आज ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें आज आप सीखने वाले हैं कि आखिर में भारत में राष्ट्रवाद का क्या मतलब था, भारत में लोगों के बीच में राष्ट्रवाद कैसे जागृत हुआ, लोग इस राष्ट्रवाद के प्रति कैसे एकजुट हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि आखिर में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। आपने इसके पहले वाले अध्याय में पढ़ा होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें आपने राष्ट्रवाद की परिभाषा जरूर पढ़ी होगी, लेकिन आज एक बार फिर से राष्ट्रवाद क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। एक ऐसी विचारधारा, जो अपने देश या राष्ट्र राज्य के प्रति निष्ठा व समर्पण की भावना रखता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देशभक्ति। जिसमें इंसान निष्ठा और आत्मसमर्पण के माध्यम से देश के प्रति सोचता है, देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। आप चाहे तो इस टॉपिक का, इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर में भारत में राष्ट्रवाद का क्या मतलब था। जिस प्रकार वियतनाम व अन्य देशों में दूसरे देश उन पर अपना अधिकार जमाए थे, अपनी शासन सत्ता जमाए थे, जिसे कहा गया औपनिवेशिक राजनीति, या कह सकते हैं औपनिवेशिक शासन सत्ता। औपनिवेशिक शासन सत्ता का मतलब, औपनिवेशिक का मतलब उपनिवेश। उपनिवेश मतलब किसी राष्ट्र पर दूसरा कोई राष्ट्र अपनी शासन सत्ता जारी रखता है, उसे ही हम कहते हैं औपनिवेशिक शासन सत्ता। औपनिवेशिक शासन सत्ता से हमारे देशवासी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। हमारे देश पर अंग्रेज उस समय औपनिवेशिक तौर पर शासन सत्ता संभाले हुए थे, जिससे हमारे देश की जनता बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, परेशान हो गई, और उनसे छुटकारा चाहती थी कि किसी भी तरीके से उनसे छुटकारा किया जाए। तो इसलिए उन लोगों में आपसी भावना, आपसी एकजुट होने की भावना जागृत होने लगी, और वो एकजुट होने लगे। लोग एकजुट तो हो रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें आपसी भेदभाव था। आपसी भेदभाव कैसा था? किसी के अंदर भेदभाव था वर्ग के को लेकर, वर्ग जाति को लेकर, किसी में दूसरे किसी समूह को लेकर, और इसी प्रकार अन्य तरीकों से उनके अंदर भावनाएं भिन्न भिन्न थी। लोग एकजुट हो रहे थे, लेकिन उनके मन में इन लोगों के प्रति जो भावनाएं थी वो अलग अलग थी। और इसी प्रकार आगे चलकर हमारे देश में इन लोगों को एकजुट करने के लिए
हमारे देश में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए सबको एकजुट करने का काम किया और उन्होंने सबको एकजुट करके एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरुआत किया कि जिससे देश को आजाद करवाया जाए, इन अंग्रेजों के चंगुल से किसी भी तरीके से भारत को आजाद करा जाए, स्वतंत्र करा जाए। और ऐसी स्थिति में अगली कड़ी में अब हम जानेंगे इसका अगला पायदान क्या था। अगले पायदान में अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से 1918 तक। अब इस प्रथम विश्व युद्ध में आखिर में हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया ये तीनों देश एक तरफ थे और इन्होंने ही मिलकर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की। अब शुरुआत क्यों हुई, इसके कई कारण हैं, वो एक लंबा टॉपिक है, लेकिन इसका असर हमारे भारत पर कैसे पड़ा हम इसको जानते हैं। तो ब्रिटेन, इंग्लैंड का पुराना नाम ब्रिटेन और बेल्जियम, इनके बीच में संधि हुई थी 1839 में और इस संधि में यह तय हुआ था कि कोई भी देश अगर बेल्जियम पर आक्रमण करता है या हमला करता है तो ब्रिटेन की जिम्मेदारी है कि वो बेल्जियम की मदद करेगा, बेल्जियम की सहायता करेगा, अपनी सेना को भेजेगा। और इस प्रकार जब जर्मनी ने बेल्जियम पर 4 अगस्त सन 1914 में आक्रमण किया तो ब्रिटेन ने इसकी मदद करने की ठानी और अपनी सेना को भेजा। और जब ब्रिटेन ने बेल्जियम की सहायता करने के लिए तैयार हुआ तो जर्मनी ने क्या किया, 8 अगस्त 1914 को आक्रमण कर दिया। किस पर? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन बचाने चला था इसको, खुद ही फंस गया। अब आखिर में हुआ क्या कि ब्रिटेन हो गया परेशान कि आखिर में कैसे हमारे पास इतनी सेना तो है नहीं कि हम इससे पंगा ले पाएंगे। ये कई देशों से टकराता हुआ आ रहा था, इनसे भी टकराया, इनसे भी टकराया। तो इसने क्या किया, भारत से मदद मांगी कि अगर आपकी सेना अगर हमारे यहां आकर अगर युद्ध हमारी देश की तरफ से युद्ध अगर लड़ती है और यदि हम जीत जाते हैं तो आपके देश को हम क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे, हमारे यहाँ के जो सैनिक थे वो पहले तैयार नहीं हो रहे थे कि क्या भरोसा, और फिर वहां हम लोग क्यों लड़ने जाएंगे आपके देश की तरफ से, इसमें हमारा क्या फायदा होगा, और वहां अपनी जान की बाजी कौन लगाएगा। ऐसी कई सारी सोच थी हमारे भारतीयों में, कोई जाना नहीं चाहता था क्योंकि इन लोगों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे लोग। महंगाई उस समय इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी कि हद के पार, कि सोचिए 2 गुना महंगाई बढ़ गई थी।
सीमा शुल्क लगा दिया गया, आयकर लगा दिया गया, आयकर जो है बढ़ा दिया गया। इस प्रकार कई प्रकार के कर लगाए गए, लोग परेशान हो गए। 1914 से 1918 के बीच महंगाई इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। लोग बस यही चाहते थे कि कैसे भी करके इस देश से छुटकारा मिल जाए, और लोग बिल्कुल भी सेना में भर्ती नहीं होना चाहते थे। लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था, सिपाही में भर्ती किया जाता था कि आप चलिए सीमा पर रक्षा करिए, हमारे तरफ से लड़िए, लेकिन लोग जाना नहीं चाहते थे। और उसी समय एक महामारी फैली जिसका नाम था फ्लू। फ्लू महामारी ऐसी महामारी थी कि लगभग ये माना जाए कि 120 से 130 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए, फ्लू महामारी। और इस समय जनसंख्या बढ़ने के बजाय, जब 1921 की जनगणना हुई तो इस समय जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या और कम हो गई, क्योंकि फ्लू नामक बीमारी भी ठीक उसी समय आई थी, 1920 से 1921 के बीच। अब लोगों में इतना आक्रोश था इनके प्रति, लोग ये सोचते थे कि जब ये विश्व युद्ध खत्म होगा तब शायद हम चैन से जी जाएं, लेकिन उस समय क्या आ गई, महामारी आ गई। लोग विश्व युद्ध से तो पार हो गए, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं थी, वो फिर भी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। आर्थिक तंगी थी, खाने के लाले थे, अकाल पड़ गया, भूखमरी जैसी हालत लोगों की हो गई। और उसी समय महात्मा गांधी जी ने जन आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन उसी समय स्टार्ट किया, अगले कदम पर कि अब कैसे भी करके इन अंग्रेजों को इस देश से निकालना है, बाहर करना है। और इसी सोच के साथ महात्मा गांधी जी आगे बढ़े। अब अगले कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। इस कड़ी में इतना ही। आप सबका प्यार, आप सबका साथ सदा ही हमारे लिए बना रहे, और आप लोग आगे चलकर बहुत ही उन्नत करें। इस टॉपिक का फायदा आपके जीवन पर पड़े, आपके लक्ष्य पर पड़े, बस इतना ही कहना चाहूंगा। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी करिएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।